आज की वीडियो में हम गुजरात सर्किल के एमटीएस पोस्टमैन के 2024 के क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। इस वीडियो में हम इसके डिपार्टमेंट और जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे। इसके मैथ वाले पोर्शन के लिए डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप कवर कर सकते हैं। अगर आप एमटीएस पोस्टमैन या पीए की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करने के लिए आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए या थ्योरी वाली बुक चाहिए या फिर ऐसी बुक चाहिए जिसमें हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों, तो क्वेश्चन बुक आप ले सकते हैं। बुक्स आप कहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली इन बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं तो इसके लिए 8627096166 के ऊपर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने के लिए हमने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाने की एक जर्नी की शुरुआत की है। इस जर्नी में आप भी हमारे साथ जुड़ें। साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो आप साथ जुड़ेंगे, हमें भी मोटिवेशन मिलेगी इस जर्नी को बहुत आगे तक ले जाने की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। गुजरात सर्किल का एमटीएस पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। फर्स्ट क्वेश्चन है, मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। सॉर्टिंग मेल ऑफिस चार्ज्ड विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग द सॉर्टिंग मेल बैग्स रिसीव्ड बाय इट एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट्स। सॉर्टिंग मेल ऑफिस या छंटाई डाक कार्यालय का क्या काम होता है? जो भी सॉर्टिंग मेल बैग सॉर्टिंग मेल ऑफिस के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, उनको खोलना और उनकी सामग्री का निपटान करना सॉर्टिंग मेल ऑफिस का काम होता है। तो मेल ऑफिस दो तरह के हो जाएंगे, एक सॉर्टिंग मेल ऑफिस होते हैं, दूसरे ट्रांजिट मेल ऑफिस होते हैं। सॉर्टिंग मेल ऑफिस अपने द्वारा प्राप्त सॉर्टिंग मेल बैग्स को खोलते हैं और उनके अंदर की सामग्री का निपटान करते हैं। AMPC मीन्स ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर है। सॉर्टिंग इज डन बाई मशीन्स। AMPC की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर होगी। और यहाँ पे क्या किया जाता है? सॉर्टिंग का काम, छंटाई का काम मशीन्स के माध्यम से किया जाता है। CRC मीन कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। फिर CRC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर हो जाएगी। यहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन या पंजीकरण का काम है कंप्यूटर्स के माध्यम से किया जाएगा। करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होते हैं वो क्या करते हैं? सॉर्टिंग मेल बैग्स को प्राप्त करते हैं और उनकी सामग्री का निपटान करते हैं। उनको खोलकर उनकी सामग्री का निपटान करेंगे। AMPC की बात करें, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, इनकी फुल फॉर्म हो जाएगी। और यहाँ पे छंटाई का काम मशीन्स के माध्यम से किया जाता है। CRC की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर। और यहाँ पे पंजीकरण का काम कंप्यूटर्स के माध्यम से किया जाता है। मार्क दी करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चुनाव करें। एवरी पोस्ट ऑफिस यूनिट बैग ऑफिस अदर देन ब्रांच ऑफिस एंड एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस। प्रत्येक डाकघर यूनिट बैग ऑफिस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनिट बैग कार्यालय कौन से कार्यालय होते हैं? तो सभी पोस्ट ऑफिस, प्रत्येक डाकघर यूनिट बैग ऑफिस होता है, सिवाय ब्रांच ऑफिस के और एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल सब ऑफिस के। यानी कि शाखा डाकघर और अतिरिक्त विभागीय उप डाकघरों को छोड़कर प्रत्येक डाकघर यूनिट बैग ऑफिस होगा। एवरी हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस इन RMS इज आइडेंटिफाइड एज डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस। फिर जिला बैग कार्यालय कौन से कार्यालय होते हैं? RMS के हेड रिकॉर्ड ऑफिस और सब रिकॉर्ड ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के रूप में काम करते हैं। फिर द पोस्टल स्टोर डिपो सिचुएटेड एट द हेडक्वार्टर ऑफ पोस्टल सर्किल इज आइडेंटिफाइड एज अ सर्किल बैग ऑफिस। सर्किल बैग कार्यालय कौन सा कार्यालय होता है? डाक सर्किल के हेडक्वार्टर में स्थित पोस्टल स्टोर डिपो को सर्किल बैग ऑफिस कहा जाता है। करेक्ट आंसर इसका भी डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी सही हैं। इसके बाद एक और बच जाता है सेंट्रल बैग ऑफिस। तो पोस्टल डायरेक्टोरेट का डी सेक्शन, डाक निदेशालय का डी अनुभाग सेंट्रल बैग ऑफिस कहलाता है।
मार्क द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लेटर बॉक्स क्लियरेंस थ्रू न्यन्यथा ऐप। न्यन्यथा ऐप के माध्यम से लेटर बॉक्स क्लियरेंस का सही क्रम क्या है? करेक्ट आंसर यहाँ से आएगा, सबसे पहले ओपन न्यन्यथा जीपीएस एंड अपडेट। न्यन्यथा जीपीएस को ओपन करें और उसको अपडेट करें। अपलोड लेटर्स डाटा इन न्यन्यथा ऐप, उसके बाद न्यन्यथा ऐप में जो भी लेटर्स हैं उसके डाटा को अपलोड करें और फिर जो भी डाटा आपने अपलोड किया है उसको चेक करना है। द करेक्ट सीक्वेंस फॉर क्लियरिंग अ लेटर बॉक्स यूजिंग द न्यन्यथा ऐप इस। न्यन्यथा ऐप के माध्यम से लेटर बॉक्स की निकासी का सही क्रम क्या है? ओपन न्यन्यथा जीपीएस एंड अपडेट द लोकेशन एंड क्लियरिंग द बॉक्स। जब भी आप लेटर बॉक्स की निकासी करने चाहेंगे न्यन्यथा ऐप के माध्यम से, सबसे पहले आपने न्यन्यथा जीपीएस को ओपन करना है और लेटर बॉक्स जिसकी भी आप निकासी कर रहे हैं उसकी लोकेशन को अपडेट करना है। फिर अपलोड लेटर डिटेल्स, फिर न्यन्यथा ऐप में आपने लेटर्स की डिटेल्स को अपलोड करना है, जैसे कितने आर्टिकल्स आपने कलेक्ट किए इत्यादि, ये सारी चीज़ों को, उनकी संख्या को, आर्टिकल्स की संख्या को इस ऐप में अपलोड किया जाएगा। चेक अपलोड डाटा टू एंश्योर सक्सेसफुल ट्रांसमिशन टू सर्वर, और जो भी डाटा आपने अपलोड किया है वो सक्सेसफुली सर्वर के ऊपर ट्रांसमिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको एंश्योर करने के लिए अपलोड किए हुए डाटा को सबसे लास्ट में आपके द्वारा चेक किया जाएगा। Official postal articles, whether the postage is prepaid or not, must wear the superscription when posted by government officials authorized to use service postage stamps। जब भी कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पोस्ट किए जाते हैं, आधिकारिक डाक लेख जब भी पोस्ट किए जाते हैं, चाहे वो प्रीपेड हो यानी कि उनके ऊपर डाक शुल्क का पूर्व भुगतान किया गया हो या ना किया गया हो, जब भी उन्हें सेवा डाक टिकटों का उपयोग करने के लिए अधिकृत सरकारी अधिकारियों द्वारा पोस्ट किया जाएगा, उन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के ऊपर कौन सी सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए? करेक्ट आंसर भी आ जाएगा, ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस सुपरस्क्रिप्शन होनी चाहिए। ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स वेदर पोस्ट इज प्रीपेड और नोट मस्ट वेयर द सुपरस्क्रिप्शन OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस व्हेन पोस्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स। सरकारी डाक वस्तुएं जब भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा, कौन से गवर्नमेंट ऑफिशियल जिन्हें सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स का यूज करने के लिए अधिकृत किया गया हो, ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा जब भी कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल पोस्ट किया जाएगा उसके ऊपर OIGS ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस सुपरस्क्रिप्शन अवश्य होनी चाहिए। सुपरस्क्रिप्शन ऑन सर्विस शुड बी यूज्ड व्हेन पोस्टेड बाय ऑल अदर ऑथराइज्ड टू यूज सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स। अगर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अन्य किसी को सर्विस पोस्टेज स्टैंप्स का यूज करने के लिए अधिकृत किया गया हो तो उस व्यक्ति द्वारा पोस्ट किए जाने वाले आर्टिकल्स के ऊपर ऑन सर्विस सुपरस्क्रिप्शन या ऊपरी लेख होना चाहिए। But is the postage chargeable on the delivery of official postcard when the postage is insufficiently prepaid? जब डाक शुल्क का पूर्व भुगतान अपर्याप्त हो तो आधिकारिक पोस्ट कार्ड की डिलीवरी पर कितना डाक शुल्क लगेगा? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, डेफिशिएंसी ली जाएगी। On unpaid official postcard, letter or packet, the article will be charged on delivery with the prepaid rate। तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के मामले में आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने कोई पोस्ट कार्ड भेजा है, लेटर या पैकेट भेजा है और उसके ऊपर आपने पोस्टेज चार्जेस का भुगतान नहीं किया है और ये क्या है, ऑफिशियल है, आधिकारिक है, तो जब इनका वितरण किया जाएगा सिर्फ प्रीपेड रेट आपसे लिया जाएगा। यानी कि अगर आपको लेटर भेजने के लिए 5 रुपये पहले देने थे और लेटर कैसा है, ऑफिशियल लेटर है, आधिकारिक पत्र आप भेज रहे हैं, तो जब इसका वितरण किया जाएगा, क्योंकि अनपेड है तो डिलीवरी के समय इसके ऊपर आपको प्रीपेड रेट जो भी पहले चार्जेस लगने थे, यानी कि 5 रुपये अगर लगने थे, डिलीवरी के समय भी उतने ही देने पड़ेंगे। अगर नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स की बात करते हैं, अगर आपने अनपेड भेजा हो तो डिलीवरी के समय 2 गुने चार्जेस लिए जाते हैं, लेकिन ऑफिशियल आर्टिकल्स के मामले में 2 गुने चार्जेस नहीं लिए
जाएंगे, प्रीपेड रेट लिया जाएगा। और इनसफिशिएंटली पेड है, यानी कि 5 रुपये लगने थे, आपने पहले 2 रुपये दे दिए हैं, तो जो भी डेफिशिएंसी होगी सिर्फ उसी का भुगतान वितरण के समय करना होगा। तो डेफिशिएंसी जैसे 3 रुपये की रह गई तो 3 रुपये का भुगतान ही डिलीवरी के समय करना होगा। और नॉन ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स के मामले में डबल द अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी लिया जाता है, जो भी कमी रही उसका दोगुना आपको देना पड़ता है। अब यहाँ पे देखो सिर्फ पोस्ट कार्ड, लेटर कार्ड और पैकेट्स की बात की है। जो आपके पार्सल होते हैं ऑफिशियल पार्सल, प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज ऑन ऑफिशियल पार्सल इज कंपल्सरी। आधिकारिक पार्सल के लिए डाक शुल्क का पूर्व भुगतान अनिवार्य होगा। कोई भी आधिकारिक पार्सल भेजना है, अनपेड या इनसफिशिएंटली पेड नहीं भेजा जाएगा। इफ फाउंड एनी ड्यू ऑफिशियल पार्सल इट मस्ट बी रिटर्न टू सेंडर। अगर कोई भी पार्सल और आधिकारिक पार्सल, ऑफिशियल पार्सल ड्यू पाया जाता है, यानी कि उसके ऊपर कोई चार्जेस रिकवर किए जाने हों, तो उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। Which of the following is allowed by inland post? अंतर्देशीय डाक द्वारा निम्नलिखित में से किसकी अनुमति है? तो फर्स्ट है हमारे पास, तो इसका करेक्ट आंसर डी आएगा। ऑल क्लासेस ऑफ आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल ऑफ विच दी होल और अ पार्ट ऑफ एड्रेस साइड हैज बीन मार्क्ड ऑफ इनटू सिंगल एड्रेस। ऐसे आर्टिकल चाहे वो पत्र डाक के हों, चाहे वो किसी भी श्रेणी के हों, जिनके पते वाली साइड में सिंगल एड्रेस लिखा हुआ है, उनको डाक के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इसमें एक प्रोहिबिशन आती है कि कोई भी आर्टिकल है पत्र डाक का, उसके एड्रेस साइड के ऊपर अगर एड्रेस सिंगल नहीं है, यानी कि मार्क्ड ऑफ इनटू सेवरल एड्रेसेस, कि उसके ऊपर बहुत सारे पते लिखे हैं, या आप कह सकते हैं क्रमिक पते लिखे हैं, एक पता लिखा है फिर दूसरा पता लिखा है, तो इस तरह के आर्टिकल्स को अंतर्देशीय डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं होती है। फिर कोई भी शार्प इंस्ट्रूमेंट है, अगर वो प्रॉपरली प्रोटेक्ट नहीं है, उसको डाक के माध्यम से नहीं भेजा जाएगा। कोई भी लिविंग क्रिएचर है, जीवित जानवर है, या ऐसा कुछ भी है जो नोक्शियस है या डाक द्वारा प्रसारण के दौरान पोस्टल आर्टिकल्स को नुकसान पहुंचाए, या कोई भी टिकट प्रपोजल या एडवर्टाइजमेंट है जो लॉटरी से संबंधित है, उसको भी डाक के माध्यम से भेजने की अनुमति नहीं होगी। लेकिन अगर लॉटरी को सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज या ऑथराइज किया जाए तो उसको भेजने की अनुमति रहती है। Which fact is true with respect to night post offices? रात्रिकालीन डाकघरों के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। नाइट पोस्ट ऑफिस रात के 8:30 बजे तक काम कर सकते हैं, इसके अलावा संडे वाले दिन भी ये काम करते हैं। Which one of the following statements is incorrect regarding मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस? चल डाकघरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। बुक ऑल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स एंड इंश्योर्ड आर्टिकल्स। मोबाइल पोस्ट ऑफिस सभी तरह के पंजीकृत लेखों और बीमाकृत लेखों की बुकिंग करते हैं, जो कि गलत है। तो मोबाइल पोस्ट ऑफिसेस की बात करें, ये क्या क्या काम करते हैं? सेल स्टैम्प्स एंड पोस्टल स्टेशनरी, ये डाक टिकट और डाक स्टेशनरी बेचने का काम करते हैं। फिर बुक इंश्योर्ड पार्सल, सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग करते हैं, लेटर्स इत्यादि की नहीं, यानी कि सभी तरह की डाक वस्तुओं की इंश्योरेंस नहीं करते हैं, सिर्फ पार्सल्स की इंश्योरेंस करते हैं। सरफेस एंड एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के सतही और हवाई डाक पंजीकृत लेखों की बुकिंग करते हैं, लेकिन वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग नहीं करते हैं। फिर एयर पार्सल्स की बुकिंग करते हैं। इसके अलावा ये प्रेषण के लिए, डिस्पैच के लिए पत्र डाक के अपंजीकृत लेखों को एक्सेप्ट करने का काम करते हैं। ईएमओ बुकिंग करते हैं, माई स्टैम्प इशू करते हैं और पोस्टल बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करने का काम भी करते हैं। और अगर हम मोबाइल पोस्ट ऑफिस की बात करें, इंटेंडेड टू प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ लेट पोस्टिंग, ये लेट पोस्टिंग की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे एंड पोस्टल हॉलीडेज, बाकी डाकघरों की तरह रविवार और डाकघर अवकाश वाले दिन बंद रहते हैं। सरफेस और एयरमेल रजिस्टर्ड आर्टिकल पत्र डाक के इनकी बुकिंग करते हैं, इंश्योर्ड या वीपी आर्टिकल्स की बुकिंग नहीं करते हैं, सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग करते हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल्स की बुकिंग नहीं करते हैं। इसका मतलब सभी तरह के इंश्योर्ड आर्टिकल ये बुक नहीं करते हैं, सिर्फ इंश्योर्ड पार्सल्स की बुकिंग कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। पेमेंट ऑफ पोस्टेज,
इज नॉर्मली टू बी इफेक्टेड बाई मीन्स ऑफ, डाक शुल्क का भुगतान सामान्यतः किसके माध्यम से किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। इसके लिए डाक टिकटों का उपयोग किया जाता है, एम्बोस्ड स्टैम्प्स का यूज किया जा सकता है, फ्रैंकिंग इंप्रेशन का यूज किया जा सकता है, लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प्स का यूज नहीं किया जाता है। रेवेन्यू स्टैम्प्स की बात करें, रेवेन्यू स्टैम्प्स को डाक घरों के माध्यम से बेचा जरूर जाता है, लेकिन डाकघर इनको इशू नहीं करते हैं, डाकघर के द्वारा ये जारी नहीं किए जाते हैं, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया जाता है और डाक शुल्क के भुगतान में इनका यूज बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। तो डाक शुल्क के भुगतान के लिए पोस्टेज स्टैंप्स, डाक टिकटों का, इसके बारे में हमें पता है। फ्रैंक इंप्रेशन का यूज कर सकते हैं। ये एम्बोस्ड स्टैंप्स क्या होती हैं? जैसे अब पोस्ट ऑफिस में 5 रुपए का एनवल्प खरीदेंगे तो उसके ऊपर यहाँ पे 5 रुपए की डाक टिकट पहले से ही एनवल्प में लगी होती है, अलग से नहीं लगाया जाता, वो एनवल्प के अंदर ही प्रिंट हुई होती है, उसको कहते हैं एम्बोस्ड स्टैंप्स। अब इसको अलग करके आप यूज नहीं करेंगे, एनवल्प के ऊपर लगी है तो उस एनवल्प का आप यूज कर सकते हैं। तो एम्बोस्ड स्टैंप्स का यूज भी डाक शुल्क के भुगतान में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ए आ जाएगा। प्रीपेमेंट ऑफ पोस्टेज is accepted in case of large number of articles subject to a minimum of, in small cities, बड़ी संख्या में लेखों के मामले में डाक शुल्क का पूर्व भुगतान स्वीकार कर लिया जाएगा, लेकिन शर्त क्या है? छोटे शहरों में आपको कम से कम कितनी संख्या में आर्टिकल पोस्ट करने होंगे? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, आपको कम से कम 250 आर्टिकल पोस्ट करने होंगे। सर्टेन इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफिसेस आर ऑथराइज्ड बाय द हेड ऑफ सर्किल फॉर प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुछ डाक घरों को सर्किल प्रमुख द्वारा डाक शुल्क के पूरा भुगतान के लिए अधिकृत किया जाता है। अब ये किसको सुविधा दी जाती है? फॉर फर्म्स और अदर पर्सन्स हु पोस्ट वेरी लार्ज नंबर ऑफ अनरजिस्टर्ड पैकेट। कोई भी ऐसी फर्म है या ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी संख्या में अपंजीकृत पैकेट्स को पोस्ट करते हैं। अब इनकी संख्या भी बताई गई है कि बड़ी सिटी कोई है तो वहां पे कम से कम 500 पैकेट, और छोटे टाउन है तो वहां पे कम से कम 250 पैकेट पोस्ट करने होंगे, तभी इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। तो प्री पेमेंट ऑफ पोस्टेज इन कैश वाली फैसिलिटी कुछ डाक घरों में उपलब्ध होती है। कौन से डाकघरों में उपलब्ध होती है? हेड ऑफ सर्कल इस चीज़ को ऑथराइज करते हैं। किसके लिए ऑथराइज करते हैं? कोई भी ऐसी फर्म है या कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो बड़ी संख्या में अनरजिस्टर्ड पैकेट्स को पोस्ट करे। बड़े शहरों की बात करें तो कम से कम 500 पैकेट, छोटे शहरों की बात करें तो कम से कम 250 पैकेट पोस्ट करने होंगे। आर्टिकल्स मार्क्ड एज डाउटफुल ड्यूरिंग ट्रांसमिशन बाई पोस्ट आर, डाक द्वारा प्रेषण के दौरान संदिग्ध के रूप में चिन्हित लेख। तो इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, विल बी ओपनड इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। इन्हें प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में खोला जाएगा। एनी पोस्टल आर्टिकल फाउंड टू कंटेन एनी गुड्स विच आर ट्रांसमिटेड और इम्पोर्टेड बाई पोस्ट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एनी इनैक्टमेंट फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स विल बी रिटर्न टू सेंडर। अब यहाँ पे डाउटफुल का क्या मतलब हो जाएगा? तो यदि किसी भी डाक वस्तु में ऐसा कोई भी सामान पाया जाता है, ऐसी कोई भी सामग्री पाई जाती है जो वर्तमान में लागू किसी कानून के उल्लंघन में ट्रांसमिट या इंपोर्ट की जा रही है, तो उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। कोई भी ऐसी डाक वस्तु जिसमें कोई भी ऐसा सामान हो जो किसी भी अधिनियम के उल्लंघन में डाक द्वारा इंपोर्ट किया जा रहा हो या ट्रांसमिट किया जा रहा हो, उस आर्टिकल को क्या किया जाएगा? प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। अब ये तो बात हो गई कि आपको वो आर्टिकल के अंदर सामान मिल गया, लेकिन सिर्फ आपको अगर उसमें ऐसा सामान होने का संदेह है, ठीक है, आपको सिर्फ संदेह है कि इसमें कुछ ऐसा सामान है जो किसी अधिनियम के उल्लंघन में डाक द्वारा भेजा जा रहा है या इंपोर्ट किया जा रहा है, तो आप क्या करेंगे? इट विल बी फॉरवर्डेड मार्क्ड डाउटफुल टू ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन। ऐसे आर्टिकल के ऊपर ये वाला मार्क लिखना है, डाउटफुल लिखना है उस आर्टिकल के ऊपर और उसे उसके गंतव्य के लिए भेजना है। एंड इन ऑफिस ऑफ डेस्टिनेशन इट विल बी ओपन इन प्रेजेंस ऑफ एड्रेसी। और फिर ऐसे आर्टिकल को गंतव्य कार्यालय में प्राप्तकर्ता की उपस्थिति में खोला जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट इज द मिनिमम अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर ओपनिंग पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट, डाकघर बचत बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक न्यूनतम राशि क्या है? करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, पोस्ट ऑफिस का सेविंग अकाउंट 500 रुपये की न्यूनतम राशि के साथ खोला जा सकता है। इन व्हाट टाइम शुड डेथ क्लेम ऑफ पीएलआई और आरपीएलआई बी सेटल्ड इन नॉर्मल क्लेम केसेस, सामान्य दावा मामलों में पीएलआई या आरपीएलआई के मृत्यु दावे का निपटान कितने समय में किया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, 30 डेज में किया जाना चाहिए। डेथ क्लेम ऑफ पीएलआई और आरपीएलआई वुड बी सेटल्ड विद इन 30 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्मल क्लेम केसेस एंड 90 डेज इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस इन्वॉल्विंग इंक्वायरी। पीएलआई आरपीएलआई के मामले में अगर कोई भी डेथ क्लेम केस है 30 दिनों के भीतर उसका निपटान किया जाना चाहिए, लेकिन अगर इसमें कोई भी इंक्वायरी इत्यादि शामिल है, यानी कि इसके संबंध में कोई जांच इत्यादि होनी है, तो 90 डेज के भीतर इसको निपटाया जाएगा। ए एंड बी ऑर्डर्स आर इशूड बाय होम, ए और बी आदेश किसके द्वारा जारी किए जाते हैं? तो इनको सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किया जाता है। किसके संबंध में इनको जारी किया जाता है? ए ऑर्डर्स की बात करें, आर ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस प्रेस्क्राइबिंग चेंजेस एंड सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूची में जब भी कोई परिवर्तन किया जाना हो उसके लिए ए ऑर्डर जारी किए जाते हैं। कौन करता है? सुपरिटेंडेंट आरएमएस करता है। बी ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स इशूड बाय अ सुपरिटेंडेंट आरएमएस फॉर द गाइडेंस ऑफ द सबऑर्डिनेट इन परफॉर्मेंस ऑफ देयर ड्यूटीज इन मेल ऑफिसेज ऑन ऑल सब्जेक्ट एक्सेप्ट अल्टरेशंस इन सॉर्टिंग लिस्ट, छंटाई सूचियों में परिवर्तन को छोड़कर मेल ऑफिस में सुपरिटेंडेंट आरएमएस के जितने भी सबऑर्डिनेट होते हैं, यानी कि सुपरिटेंडेंट के अंडर काम करने वाले जितने भी अधिकारी मेल ऑफिस में होते हैं, उनकी ड्यूटी में उनकी परफॉर्मेंस की गाइडेंस के लिए जो भी ऑर्डर जारी किए जाते हैं, कौन जारी करता है? इनको भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस जारी करता है। ऐसे आदेशों को बी आदेश कहा जाएगा। द लेटर टी बिल be prefixed to letter B in the case of B orders issued in connection with the disposal of camp articles and camp bags for high officials on tour। जब भी कोई हाई ऑफिशियल टूर पर जाते हैं, उच्च अधिकारी कहीं दौरे पर जाते हैं, उनके कैंप आर्टिकल्स या कैंप बिग बैग्स के निपटान के संबंध में जब भी सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा बी आदेश जारी किए जाते हैं, तो उन बी आदेशों के आगे टी शब्द लगाया जाता है और वो क्या बन जाते हैं? टीवी ऑर्डर बन जाते हैं। ए ऑर्डर, बी ऑर्डर या टीवी ऑर्डर, तीनों तरह के ऑर्डर सुपरिटेंडेंट आरएमएस के द्वारा जारी किए जाते हैं। एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल has to be stamped with the date stamps of at least how many post offices, प्रत्येक पत्र, पैकेट या पार्सल पर कम से कम कितने डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर लगी होनी चाहिए। और ये जो कम से कम वाले 2 डाकघर होते हैं, एक बुकिंग पोस्ट ऑफिस होता है, दूसरा डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस होता है। According to Post Office Guide Part 1, Clause number 17, ज्वेलरी इंक्लूड्स। पोस्ट ऑफिस गाइड भाग 1 के खंड संख्या 17 के अनुसार ज्वेलरी में क्या क्या शामिल है? इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। वाचेस द केसेस ऑफ विच आर एंटायरली और मेनली कंपोज्ड ऑफ गोल्ड। तो हम जैसे बात करते हैं कि ज्वेलरी अगर भेजनी है या अपने बैंक नोट भेजने हैं या करेंसी नोट भेजने हैं, तो उनको डाक के माध्यम से अगर भेजना है इंश्योरेंस कंपलसरी हो जाती है। तो जहाँ पे ये ज्वेलरी शब्द आता है, इसका मतलब क्या होता है? कौन से ऐसे आर्टिकल होंगे जिसे हम ज्वेलरी कहेंगे या आभूषण कहेंगे? तो इसमें वो घड़ियाँ शामिल हैं, ऐसी घड़ियाँ जिनके केसेस यानी कि जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से सोने के बने हों, या जिनके खोल मुख्य रूप से या पूरी तरह से सिल्वर के बने हों। ऐसी घड़ियां जिनके खोल पूरी तरह से या मुख्य रूप से प्लैटिनम के बने हों, वो सारी घड़ियां आभूषण या ज्वेलरी में आती हैं और उनको अगर डाक के माध्यम से भेजना है, उनकी इंश्योरेंस कंपल्सरी करवानी पड़ती है। In case of article addressed to foreign countries, the address should be written in। जब भी कोई आर्टिकल फॉरेन कंट्री को भेजा जाना हो, उस आर्टिकल के ऊपर पता कैसे लिखा होना चाहिए? रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा होना चाहिए। वेयर वन शुड राइट दी सेंडर्स एड्रेस, किसी भी आर्टिकल के ऊपर प्रेषक का पता कहाँ पर लिखा जाएगा? ऑन दी बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ आर्टिकल,
कोई भी आर्टिकल है इसके ऊपर अगर हम पूछे प्रेषक का पता किस कोने में लिखा जाएगा तो इस वाले कोने में लिखा जाना चाहिए। If article is received addressed care of post box, but the addressee has ceased to be the renter of a post box, the article should be। यदि कोई लेख पोस्ट बॉक्स के पते पर प्राप्त हुआ है लेकिन प्राप्तकर्ता पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है तो लेख को क्या किया जाना चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। कोई भी रजिस्टर्ड आर्टिकल है, इंश्योर्ड आर्टिकल है, वीपी आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है जिसे किसी पर्टिकुलर पर्सन या फर्म के लिए संबोधित किया गया हो, कैसे, और उस फर्म ने या व्यक्ति ने पोस्ट बॉक्स किराए पर ले रखा हो, तो ऐसे आर्टिकल जो पंजीकृत हो, बीमाकृत हो, वीपी हो या मनी ऑर्डर हो, ऐसे आर्टिकल्स का भुगतान या वितरण डाकिए के माध्यम से किया जाएगा। लेकिन अगर ऑफिस ऑफ डिलीवरी में ये पाया जाता है कि जिस व्यक्ति के लिए वो आर्टिकल आया है उस व्यक्ति के नाम पर तो पोस्ट बॉक्स है ही नहीं, या वो पहले पोस्ट बॉक्स का किराएदार था, वर्तमान में वो पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है, तो ऐसे आर्टिकल का वितरण नहीं किया जाता है, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर कोई आर्टिकल है, मान लीजिए वो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, पोस्ट बॉक्स नंबर के ऊपर संबोधित है, यानी कि उसके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर इत्यादि लिखा हुआ है, लेकिन ये पाया जाता है कि भाई प्राप्तकर्ता पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है, अब तो उसके पोस्ट बॉक्स का किराएदार कोई और है, ऐसी स्थिति में उस आर्टिकल की डिलीवरी नहीं की जाएगी, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। If the lock and key are not surrendered by renter to the postmaster within 15 days of the expiry of the period of rent or renting of post box is not renewed within the aforesaid period, then यदि किराए की अवधि समाप्त होने के 15 दिनों के भीतर किराएदार द्वारा ताला और चाबी पोस्ट मास्टर को नहीं सौंपी जाए या फिर किराए की अवधि का नवीकरण नहीं किया जाए तो उस स्थिति में क्या होगा। करेक्ट आंसर बी आएगा, हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड, उसकी सुरक्षा राशि को जब्त कर लिया जाएगा। These will be delivered through post box, पोस्ट बॉक्स के माध्यम से किसे वितरित किया जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ठीक है, इसमें आपके कोई भी ऐसे आर्टिकल हैं जो अकाउंटेबल हैं या मनी ऑर्डर्स हैं। अकाउंटेबल आर्टिकल कौन से हो जाएंगे, जिनकी बुकिंग के समय आपको एक रिसिप्ट दी जाती है और डिलीवरी के समय प्राप्तकर्ता से रिसिप्ट के ऊपर हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल हैं, इंश्योर्ड आर्टिकल, सीओडी आर्टिकल हैं, तो ये अकाउंटेबल आर्टिकल हैं। कोई भी अकाउंटेबल आर्टिकल है या मनी ऑर्डर है उसका वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से नहीं किया जाएगा। ओनली फुली पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल, पत्र डाक के पंजीकृत लेखों का अगर पूरी तरह से पूरा भुगतान है उन्हें आप पोस्ट बॉक्स के माध्यम से वितरित करेंगे, नहीं किया जाएगा। ओनली फुली पेड रजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल एंड पार्सल, तो पत्र डाक और पार्सल डाक के पंजीकृत लेख जो फुली पेड होंगे उनका आप वितरण पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कर सकते हैं, नहीं कर सकते, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल्स की डिलीवरी की जाएगी, ओनली फुली प्रीपेड अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स ऑफ लेटर मेल। इस पॉइंट को अच्छे से समझना, 2-3 चीज़ें आपने ध्यान रखनी है कि पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल डिलीवर होंगे। सबसे पहले वो लेटर मेल के होने चाहिए, वो पार्सल मेल के नहीं होंगे। क्या पहले वो आर्टिकल कैसे होने चाहिए, लेटर मेल के होने चाहिए, पत्र डाक के होने चाहिए। दूसरी बात, वो अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, वो अकाउंटेबल नहीं होने चाहिए, रजिस्टर्ड नहीं होने चाहिए, अपंजीकृत लेख होने चाहिए। तीसरी बात, वो फुली प्रीपेड होने चाहिए, डाक शुल्क का उनके लिए पूरी तरह से भुगतान किया हुआ होना चाहिए। चौथी बात, उनके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन होना चाहिए। ऐसे आर्टिकल्स की डिलीवरी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से की जाएगी। तो पोस्ट बॉक्स के माध्यम से कौन से आर्टिकल्स की डिलीवरी की जाएगी, पत्र डाक के पूरी तरह से भुगतान किए हुए अपंजीकृत लेख जिनके ऊपर पोस्ट बॉक्स नंबर मेंशन हो, सिर्फ उन्हीं की डिलीवरी पोस्ट बॉक्स के माध्यम से की जाएगी।
But are the things that must be carried by letterbox पेन when he is about to proceed on his rounds। जब भी letterbox चपरासी अपने दौरे पर निकलने वाला हो तो उसे कौन कौन सी चीज़ें अपने साथ रखनी चाहिए। तो जब भी कोई लेटर बॉक्स पीएन अपने कार्यक्षेत्र में जाता है, लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए जाता है, उसे लेटर बॉक्स की चाबियां अपने साथ लेकर जानी होंगी। चेंजेबल आवर प्लेट्स, परिवर्तनीय घंटे वाली प्लेटें, तो कोई भी लेटर बॉक्स है अगर उसमें आपकी आवर प्लेट्स लगी हुई हैं, चेंजेबल आवर प्लेट्स लगी हुई हैं, तो उनको चेंज करने के लिए आवर प्लेट्स लेके जाएगा। बैग टू प्लेस द आर्टिकल फाउंड इन लेटर बॉक्स में जो भी आर्टिकल प्राप्त होंगे उन आर्टिकल्स को रखने के लिए एक थैला अपने साथ लेकर जाएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। जब भी लेटर बॉक्स पीएन अपने दौरे पर जाने वाला हो तो उसे ये सारी चीज़ें अपने साथ लेकर जानी चाहिए। When a letterbox attendant is about to proceed on his rounds, the postmaster or responsible assistant should make over to him the keys of letterboxes and changeable hour plates when letterboxes are provided with these plates and a bag in which to place articles found in letterboxes। जब भी letterbox attendant अपने दौरे पर जाने वाला हो, यानी कि अपने कार्यक्षेत्र में लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के लिए जाने वाला हो, सबसे पहले उससे लेटर बॉक्सेस की चाबियां दी जाएंगी। अब कौन देता है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। पोस्ट मास्टर या रिस्पॉन्सिबल असिस्टेंट के द्वारा लेटर बॉक्स पीएन को लेटर बॉक्सेस की चाबियां दी जाएंगी, चेंजेबल आवर प्लेट्स दी जाएंगी और लेटर बॉक्सेस की निकासी करने के बाद आर्टिकल्स को रखने के लिए एक थैला भी दिया जाएगा। The mail office deals only with closed bags is called as। ऐसा डाक कार्यालय जो सिर्फ बंद थैलों के साथ डील करता है उस कार्यालय को क्या कहा जाता है। ट्रांजिट मेल ऑफिस कहा जाता है। तो मेल ऑफिस अभी हमने ऊपर भी इस क्वेश्चन को किया था, दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिट मेल ऑफिस, दूसरे सॉर्टिंग मेल ऑफिस। तो सॉर्टिंग मेल ऑफिस हमने फर्स्ट ही क्वेश्चन किया था। सॉर्टिंग मेल ऑफिस अपने द्वारा प्राप्त थैलों को खोलता है, उसकी सामग्री का निपटान करता है। दूसरा होता है ट्रांजिट मेल ऑफिस, ये थैलों को नहीं खोलता है, ये जस्ट क्या करता है, बंद थैलों का निपटान करता है। अ बैग इज यूज्ड टू एनक्लोज सेवरल बैग्स सेंट टू द सेम ऑफिस और सेक्शन देयरबाय अफोर्डिंग प्रोटेक्शन टू देम कॉल्ड। एक बैग जिसका उपयोग एक ही कार्यालय अनुभाग को भेजे गए कई बैगों को रखने के लिए किया जाता है जिससे उन्हें सुरक्षा मिलती है, उस थैले को क्या कहा जाएगा, ट्रांजिट बैग कहा जाता है। तो ट्रांजिट बैग क्या हो जाएगा, एक बड़ा थैला होता है, उस बड़े थैले में मान लीजिए सेम ही ऑफिस या सेक्शन को आपने बहुत सारे थैले भेजने हैं, तो उन थैलों को अलग अलग भेजने की बजाय एक बड़े थैले में रख कर भेज दिया जाता है। इससे उन्हें सुरक्षा भी मिलती है और अननेसेसरी हैंडलिंग से भी बचा जाता है। तो उस थैले को क्या कहते हैं, ट्रांजिट बैग कहते हैं। This service responsible for the carriage of mails by rail, road, river and air and for the collection and distribution of mails received from post offices by mail offices and section। रेल, सड़क, नदी और वायु मार्ग से डाक के परिवहन तथा डाक घरों से प्राप्त डाक को डाक कार्यालयों और अनुभागों द्वारा एकत्रित और वितरित करने के लिए कौन सी सेवा जिम्मेदार है, रेलवे मेल सर्विस जिम्मेदार है। एन ऑफिस विच इज एस्टेब्लिश्ड एट हेडक्वार्टर्स ऑफ अ पोस्टल सर्किल एंड डील्स विद अनक्लेम्ड एंड रिफ्यूज्ड आर्टिकल्स and articles without address or incomplete address is called as। डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित एक ऐसा कार्यालय जो लावारिस लेखों या रिफ्यूज्ड आर्टिकल या बिना पते वाले या आधे अधूरे पते वाले लेखों का निपटान करता है, उस कार्यालय को रिटर्न्ड लेटर ऑफिस या पुनः प्रेषण केंद्र कहा जाता है। तो रिटर्न्ड लेटर ऑफिस कहाँ पे स्थित होता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो डाक सर्किल के मुख्यालय में स्थित होता है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स रीजन इज लोकेटेड इन विच सर्किल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र किस सर्किल में स्थित है, इसका करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, वेस्ट बंगाल में। तो इसको आपने कैसे याद रखना है, WAS। W से क्या हो जाएगा, वेस्ट बंगाल, A से अंडमान निकोबार और S से क्या हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा।
द अपेक्स मैनेजमेंट बॉडी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इज, डाक विभाग का शीर्ष प्रबंधन निकाय, यानी कि सबसे ऊपर कौन सी ऐसी यूनिट है जो डाक विभाग की मैनेजमेंट का काम करती है, उसे पोस्टल सर्विस बोर्ड कहा जाता है। द टाउन ब्रांच पोस्ट ऑफिस इज, नगर शाखा डाकघर क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आएगा। अ ब्रांच ऑफिस सिचुएटेड इन अ टाउन और इट्स सब्स वेयर देयर इज आल्सो हेड ऑफिस, किसी नगर या उसके उपनगरों में स्थित एक ऐसा शाखा कार्यालय जहां पे प्रधान कार्यालय भी है। मान लीजिए एक टाउन है, उस टाउन में क्या है, उस टाउन में एक हेड ऑफिस स्थित है और उसी टाउन में एक ब्रांच ऑफिस भी स्थित है, तो हम इस ब्रांच ऑफिस को, इस टाउन का, इस नगर का टाउन ब्रांच ऑफिस कहेंगे। फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस इज अंडर द कंट्रोल एंड सुपरविजन ऑफ, प्रथम श्रेणी प्रधान कार्यालय किसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होते हैं। करेक्ट आंसर सी आएगा, चीफ पोस्ट मास्टर। जो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस होते हैं, दो श्रेणियां होती हैं प्रधान डाकघरों की, तो जो प्रथम श्रेणी के प्रधान डाकघर होते हैं वो किसके कंट्रोल और सुपरविजन में होते हैं, सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर, वरिष्ठ समयमान अधिकारी के नियंत्रण और पर्यवेक्षण में होते हैं, और इस अधिकारी को चीफ पोस्ट मास्टर कहा जाता है। Which city is known as टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, भारत का मंदिर शहर किस शहर को कहा जाता है, भुवनेश्वर को कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास, वाज द फर्स्ट वाइस राय ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम वाइस राय कौन था। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, लॉर्ड कैनिंग था। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस फॉर्म्स द नेम ऑफ लता पदा इज एसोसिएटेड विद, लता पदा का नाम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़ा हुआ है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, भरतनाट्यम से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वेदांग, इनमें से वेदांग कौन सा नहीं है, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ब्राह्मण। मैंगो शावर्स अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टू स्टेट्स, आम की वर्षा कौन से दो राज्यों के समूह में होती है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, कर्नाटका एंड केरला। Which one of the water bodies separates the Andaman from the Nicobar, कौन सा जल निकाय अंडमान को निकोबार से अलग करता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, 10 डिग्री चैनल। What type of a forest are found in western slope of the Western Ghats, Andaman and Nicobar Island? पश्चिमी घाट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पश्चिमी ढलान में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। When many countries of Europe came together to form the European Union was chosen as its headquarters, जब यूरोप के कई देश एक साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने के लिए आए तो इन्होंने अपना मुख्यालय किसको चुना, ब्रुसेल्स को चुना। बट इज नेपोटिज्म, नेपोटिज्म क्या चीज़ होती है, तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को नौकरी पे रखना और पक्षपात करना। Which of the following factors encourage good ethics in the workplace, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कार्यस्थल पर अच्छी नैतिकता को प्रोत्साहित करता है। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात, फेयर ट्रीटमेंट टू एम्प्लॉयज ऑफ ऑल लेवल्स, सभी स्तरों के कर्मचारियों के साथ निष्पक्ष व्यवहार किया जाना चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, ये गुजरात सर्किल का पोस्टमैन का जो सेकंड पेपर है उसके 25 क्वेश्चंस को कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रॉन्ग आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंसेस, निम्नलिखित कथनों में से गलत उत्तर चुने। फर्स्ट है, ईच पोस्टमैन्स वीट इज फिक्स्ड बाई पोस्ट मास्टर, प्रत्येक डाकिये की गश्त पोस्ट मास्टर द्वारा निर्धारित की जाती है, यानी कि डाकिये को कौन से क्षेत्र में कहाँ कहाँ काम करना है इस चीज को पोस्ट मास्टर निर्धारित करता है। इफ एन एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल इज नॉट फाउंड एट द गिवन एड्रेस एंड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द एड्रेसी कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड बाय द पोस्टमैन, द आर्टिकल शुड बी रिटर्न्ड टू पोस्ट मास्टर विद अनक्लेम्ड रिमार्क। कोई भी आर्टिकल है, यदि किसी भी आर्टिकल का प्राप्तकर्ता दिए गए पते पर नहीं मिलता है या उसके बारे में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन पता नहीं चल पाती है तो डाकिये को उस आर्टिकल को पोस्ट मास्टर को वापस करना चाहिए। कैसे वापस करना चाहिए? अनक्लेम्ड रिमार्क के साथ वापस करना चाहिए। पोस्टमैन व्हाइल ऑन ड्यूटी,
are allowed to distribute advertisements, handbills, trade circulars or notices of any description on behalf of the members of public। ये गलत हो जाएगा। डाकिये जब ड्यूटी पर होंगे जनता के सदस्यों की ओर से किसी भी तरह की एडवर्टाइजमेंट को, हैंड बिल को, ट्रेड सर्कुलर को या किसी भी अन्य डिस्क्रिप्शन के नोटिस को डिलीवर नहीं करेंगे। क्या लोगों की ओर से इस तरह की किसी भी चीज़ को डिलीवर नहीं किया जाएगा। पोस्टमैन मस्ट ऑन नो अकाउंट डेविएट फ्रॉम द बीट प्रेस्क्राइब्ड। पोस्ट मास्टर डाकिये की जो भी गश्त निर्धारित करता है, डाकिये को किसी भी कंडीशन में अपनी गश्त से बाहर नहीं जाना चाहिए, अपने कार्यक्षेत्र से बाहर नहीं जाना चाहिए। A postman on his return to the office should obtain the initials of the assistants concerned or the treasurer, an acknowledgement of all receipts, cash relating to delivered articles, paid money orders extra as the case may be in the appropriate column of। जब भी डाकिया कार्यालय में वापस लौट कर आता है, डाकिया कार्यालय में कहाँ से वापस लौट कर आएगा? डिलीवरी का काम करने के बाद जब भी डाकिया अपने कार्यालय में वापस लौट कर आता है तो डाकिये को संबंधित सहायकों और ट्रेजरर से कहाँ पे अप्रोप्रिएट कॉलम में हस्ताक्षर लेने चाहिए। किस चीज़ के लिए हस्ताक्षर लेने चाहिए? कि जो भी संबंधित सहायक हैं उन्होंने सभी रसीदें प्राप्त कर ली हैं। रिसिप्ट यानी कि जैसे रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की वो डिलीवरी करके आया है तो रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट उन रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की रसीदें डाकिये से प्राप्त करेगा और डाकिया क्या करेगा? रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट से पोस्टमैन बुक के अप्रोप्रिएट कॉलम में इस चीज़ के लिए हस्ताक्षर ले लेगा कि रजिस्ट्रेशन सॉर्टिंग असिस्टेंट ने रजिस्टर्ड आर्टिकल्स की रसीदें प्राप्त कर ली हैं। फिर कैश रिलेटिंग टू डिलीवर्ड आर्टिकल कि जो भी आर्टिकल उसने वितरण किए हैं, जैसे मान लीजिए वो सीओडी की डिलीवरी करके आया है तो उसका जो भी कैश होगा वो जब ट्रेजरर प्राप्त करेगा तो ट्रेजरर से डाकिये के द्वारा पोस्टमैन बुक में हस्ताक्षर ले लिए जाएंगे। उसी तरह से कोई पेड मनी ऑर्डर है या अनपेड मनी ऑर्डर है तो जब भी वो संबंधित सहायकों को वापस लौटाएगा, डाकिया संबंधित सहायकों या ट्रेजरर से अपनी बुक में यानी कि पोस्टमैन बुक के अप्रोप्रिएट कॉलम, उचित कॉलम में हस्ताक्षर प्राप्त कर लेगा। When a pension electronic money order is paid to a departmental pensioner, the postman should endorse under his dated signature on the back of acknowledgement portion of the electronic money order a certificate in English or in the regional language of the effect that जब भी किसी विभागीय पेंशन भोगी को पेंशन इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर का भुगतान किया जाता है तो डाकिये को इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के पावती भाग के पीछे अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ इंग्लिश या रीजनल लैंग्वेज में एक सर्टिफिकेट लिखना होता है। क्या सर्टिफिकेट लिखना होता है? पेंशनर इज अलाइव ऑन द डेट ऑफ पेमेंट की भुगतान की तिथि पर पेंशनर जीवित है। When postal article is addressed to Mr. A, care of Mr. B, which of the following action of postman is or are correct? जब डाक लेख श्रीमान ए केयर ऑफ श्रीमान बी को संबोधित किया जाता है तो डाकिये को क्या कार्यवाही करनी चाहिए? मान लीजिए कोई आर्टिकल आता है अनिल केयर ऑफ शुभम करके, ठीक है। अब ऐसे आर्टिकल के लिए डाकिया कैसे डिलीवरी करेगा? करेक्ट आंसर सी आएगा। फर्स्ट और थर्ड पॉइंट सही है। पोस्टमैन शैल डिलीवर द आर्टिकल टू मिस्टर ए बाई टेकिंग हिज सिग्नेचर। कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल है अनिल केयर ऑफ शुभम के नाम पे आया है तो डाकिया सबसे पहले क्या करेगा? उस आर्टिकल की डिलीवरी अनिल को करेगा और अनिल के हस्ताक्षर ले लेगा। दूसरी कंडीशन में क्या हो सकता है? पोस्टमैन शैल डिलीवर द आर्टिकल टू मिस्टर बी इन द एब्सेंस ऑफ मिस्टर ए, यानी कि अगर अनिल एब्सेंट है तो डाकिया उस आर्टिकल की डिलीवरी शुभम को कर सकता है, लेकिन ऐसे अपनी मर्जी से नहीं करेगा। ओनली व्हेन मिस्टर बी इज ऑथराइज्ड टू टेक डिलीवरी ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर ए, जब मिस्टर ए यानी कि अनिल ने अपने आर्टिकल लेने के लिए शुभम को अधिकृत किया हो, ऑथराइज किया हो, तभी आप आर्टिकल शुभम को देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। Select the correct option for delivery of electronic money order addressed to minor। नाबालिगों को संबोधित इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर की डिलीवरी के लिए सही विकल्प का चुनाव करें। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्टमैन shall make payment to guardian or parent with whom minor is living after signing the electronic money order on behalf of minor।
बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे माइनर या अवयस्क अपने अभिभावक या माता पिता के साथ रह रहा होगा, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऊपर माइनर की ओर से गार्जियन या पेरेंट के हस्ताक्षर लिए जाएंगे और डाकिया गार्जियन या पेरेंट को ही उस मनी ऑर्डर का भुगतान कर देगा। वेयर द माइनर इज अंडर ईयर्स ऑफ डिस्क्रिशन एंड इज लिविंग विद हिज पेरेंट और लॉफुल गार्डियन, जहाँ पे माइनर विवेकाधीन वर्षों से कम उम्र का है, यानी कि अभी वो ज़्यादा समझदार नहीं है और अपने माता पिता या वैध अभिभावक के साथ रह रहा है। पेमेंट किसको की जाएगी? माता पिता या वैध अभिभावक को की जाएगी, जो माइनर की ओर से इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के ऊपर हस्ताक्षर करेंगे। और जहां पे माइनर क्या है? विवेकाधीन आयु से कम का है और अपने माता पिता या वैध अभिभावक के साथ नहीं रह रहा है, वहां पे पेमेंट उस व्यक्ति को की जाएगी जिसकी कस्टडी में, जिसकी देखभाल में वो माइनर उस समय रह रहा होगा। और जहां पे माइनर इतना बड़ा हो चुका है कि वो ट्रांजैक्शन की नेचर को, लेन देन की प्रकृति को समझ सकता है, वहां पे पेमेंट आपने माइनर को ही करनी है, वहां पे माता पिता या अभिभावक को पेमेंट नहीं की जाएगी। Which of the following duty और duties can be assigned to head postman? कौन से ऐसे कर्तव्य हैं जो प्रधान डाकिये को दिए जा सकते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर डी आ जाएगा। ड्यूटी ऑफ कन्वेइंग द मनी टू एंड फ्रॉम ट्रेजरी, बैंक और टाउन सब ऑफिसेस, कोषागार, बैंक या नगर उपडाक घरों को नकदी लेकर जाना या वहां से नकदी लेकर आना, यानी कि कैश कन्वे करने का काम उसे दिया जा सकता है। ही मे आल्सो बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर द आर्टिकल्स रिटर्न्ड बाय अदर पोस्टमैन एज अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड। अन्य डाकियों के द्वारा जो भी आर्टिकल लावारिस के रूप में या रिफ्यूज्ड के रूप में वापस लाए जाते हैं, डाकिये को, प्रधान डाकिये को वो एक बार फिर से डिलीवरी करने के लिए दिए जाते हैं। मान लीजिए आप हेड पोस्टमैन है या मैं हेड पोस्टमैन हूं और आप पोस्टमैन है, आप क्या करते हैं? एक आर्टिकल लेके आते हैं कि इसकी डिलीवरी नहीं हो सकती है, अनक्लेम्ड है या रिफ्यूज्ड है, तो वो आर्टिकल किसे दिया जाएगा? वो हेड पोस्टमैन को, नहीं है मुझे दिया जाएगा और मैं उस आर्टिकल को फिर से गश्त में लेकर जाऊंगा और उसकी डिलीवरी का प्रयास करूंगा। He may be employed to make inquiries into minor complaints, verify payment of electronic money orders by other postman। फिर उसके बाद छोटी मोटी शिकायतों की जांच करने के लिए, मनी ऑर्डर्स के भुगतान का सत्यापन करने के लिए हेड पोस्टमैन को लगाया जा सकता है। He may be employed to नोडल डिलीवरी सेंटर वेयर एनडीसी इज वर्किंग इन हेड ऑफिस, जहाँ पे नोडल डिलीवरी सेंटर हेड ऑफिस में काम कर रहा हो, वहाँ पे प्रधान डाकिये को एनडीसी में भी लगाया जा सकता है। तो सभी पॉइंट करेक्ट हैं, डी ऑप्शन सही आ जाएगी। Head postman has to sign which of the following? Document for money made over to him for payment into the treasury, सब treasury और बैंक। तो जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो प्रधान डाकिया होता है उसे कैश कन्वेंस का काम दिया जा सकता है कि वो ट्रेजरी में, बैंक या टाउन सब ऑफिस में नकदी जमा करवाए या वहां से नकदी लेकर आए। तो जब भी प्रधान डाकिये को नकदी दी जाती है ट्रेजरी, सब ट्रेजरी या बैंक में जमा करने के लिए, तो डाकिये को इसके लिए कहाँ पे हस्ताक्षर करने होते हैं? ट्रेजरर कैश बुक में जो ACG 2 के ऊपर बनाई जाती है उसके ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। If a postman's beat extends beyond a single town or village, he must in addition to postman's book keep a postman visit book in the form of, जब भी किसी डाकिये का कार्य क्षेत्र सिंगल टाउन या विलेज से आगे तक फैला हुआ हो तो उसे पोस्टमैन बुक तो रखनी होगी, इसके साथ साथ उसे पोस्टमैन विजिट बुक का रखरखाव भी करना होगा जो MS 86 के ऊपर बनाई जाती है। The particulars of the articles given for delivery under the are not to be entered in postman's book। किसके अंतर्गत वितरण के लिए दिए गए लेखों के विवरण पोस्टमैन की पुस्तक में दर्ज नहीं किए जाएंगे। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। डिलीवरी स्लिप सिस्टम के तहत जो भी आर्टिकल डाकिये को डिलीवरी के लिए दिए जाते हैं उन आर्टिकल्स के विवरण डाकिये को अपनी पोस्टमैन बुक में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। The aggregate value of insured or VP or COD or banking or money order or IPPV that may be made over at one time to a single postman for delivery should not ordinarily exceed rupees। बहुत इंपॉर्टेंट है,
बीमाकृत वीपी सीओडी बैंकिंग मनी ऑर्डर आईपीपीवी के लिए कुल कितने मूल्य तक के लेख एक डाकिए को एक बार में दिए जा सकते हैं? 40,000 रुपये के करेक्ट आंसर हमारे पास सी आ जाएगा। और इस वैल्यू को हेड और डिविजनल हेड के द्वारा बढ़ाया जा सकता है 80,000 रुपये तक। किसके परामर्श के साथ? विद दी पुलिस कंसल्टेशन। तो इसके लिए वो पुलिस के साथ पूरा परामर्श करके इस वैल्यू को 80,000 रुपये तक बढ़ा सकते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें जीडीएस की, तो कोई भी एवीपीएम है, डाक सेवक है, उसको ये जो वैल्यू के आर्टिकल है मैक्सिमम 15,000 रुपये के लिए दिए जा सकते हैं। और इस मैंशनड वैल्यू को सुप्रिटेंडेंट पुलिस की प्रायर कंसल्टेशन के साथ 25,000 रुपये तक बढ़ा सकता है। Which of the following action is correct? If the address is not found on the address given on the article, यदि लेख पर दिए गए पते पर प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है तो निम्नलिखित में से कौन सी कार्यवाही सही है? करेक्ट आंसर सी आएगा आर्टिकल 2 बी रिटेन्ड इन पोस्ट ऑफिस फॉर 7 days। उस आर्टिकल को डाकघर में 7 दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। इफ एड्रेसी while refusing to take delivery on presentation of registered article makes an application in writing to post office of delivery for detention of article or addressee not found at the address given on article, then the article shall be retained in post office for a period not exceeding 7 days। 7 days counted from date of presentation to the addressee or from the date it is last sent out for delivery as the case may be। तो मान लीजिए क्या होता है, आप पोस्टमैन हैं और आप एक आर्टिकल की डिलीवरी करने चाहते हैं। जब आप आर्टिकल प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत करते हैं, एड्रेसी को प्रस्तुत करते हैं, एड्रेसी उस आर्टिकल को लेने से मना कर देता है, लेकिन वो साथ में डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन दे देता है कि मेरे आए हुए आर्टिकल को रोक कर रखा जाए। या दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि आप पोस्टमैन हैं और आर्टिकल की डिलीवरी करने चाहते हैं, आर्टिकल के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर आपको एड्रेसी या प्राप्तकर्ता नहीं मिलता है। तो ऐसी कंडीशन में उस आर्टिकल को 7 दिनों की अधिकतम अवधि के लिए डाकघर में रोक कर रखा जा सकता है। और ये जो 7 दिनों की अवधि है उस आर्टिकल को रोकने के लिए कब से शुरू होगी? जब आर्टिकल आप पहली बार प्राप्तकर्ता को प्रस्तुत करते हैं, अगर आपको प्राप्तकर्ता मिलता है, या जब उसको लास्ट बार डिलीवरी के लिए बाहर भेजा जाता है, आपको एड्रेस ही नहीं मिलता है उस कंडीशन में, तो उस तारीख से उस आर्टिकल के लिए 7 दिनों की अवधि को काउंट किया जाएगा। Which of the following action is correct? If the address is not found on the address mentioned on a redirected article। अब यहाँ पे redirected article की बात किया कि दूसरे किसी डाकघर से कोई आर्टिकल रिडायरेक्ट होकर आता है और उसका प्राप्तकर्ता उस आर्टिकल के ऊपर लिखे गए पते पर नहीं मिलता है। अब मान लीजिए एक आर्टिकल भेजा जाता है, इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से इसकी डिलीवरी होनी थी, लेकिन इसका प्राप्तकर्ता किसी दूसरे डाकघर के वितरण क्षेत्र में रहता है। तो क्या होगा, ये जो डाकघर है उस आर्टिकल को उस तीसरे पोस्ट ऑफिस के लिए भेज देगा, इसको कहेंगे रिडायरेक्टेड आर्टिकल। जब आर्टिकल यहाँ पे पहुंच गया और जो रिडायरेक्टेड एड्रेस था उस एड्रेस के ऊपर आपको एड्रेस ही नहीं मिलता है, तो क्या आप उस आर्टिकल को रोक कर रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर ये आएगा आर्टिकल 2 बी रिटर्न टू सेंडर ऑन द सेम डे आप उस आर्टिकल को प्रेषक को वापस करेंगे। यानी कि रिडायरेक्टेड आर्टिकल की डिलीवरी हो गई तो ठीक है, प्राप्तकर्ता मिला तो ठीक है, उसको डाकघर में आप रोक कर नहीं रखेंगे। Select the correct option for delivery of damaged registered inland or foreign article received for delivery। जब भी वितरण के लिए आपके पास कोई अंतर्देशीय या विदेशी लेख क्षतिग्रस्त स्थिति में प्राप्त होता है तो आपको क्या करना चाहिए? For delivery of damaged article and intimation will be sent by postmaster to addressee to attend the post office to take delivery of an article। मान लीजिए कोई भी आर्टिकल डैमेज्ड कंडीशन में प्राप्त होता है तो उस आर्टिकल के आगमन की सूचना पोस्टमास्टर द्वारा प्राप्तकर्ता को भेजी जाती है ताकि प्राप्तकर्ता स्वयं या
अपने एजेंट के माध्यम से उस डाक वस्तु का वितरण ले सके। तो जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल, चाहे वो पत्र डाक का हो या पार्सल डाक का हो, डैमेज्ड कंडीशन में ऑफिस ऑफ डिलीवरी में प्राप्त होता है, तो वो ऑफिस ऑफ डिलीवरी के पोस्ट मास्टर द्वारा प्राप्तकर्ता को एक नोटिस भेजा जाएगा कि अगर इनलैंड आर्टिकल है 7 दिनों के भीतर, अगर फॉरेन आर्टिकल है 15 दिनों के भीतर, डाक घर में स्वयं आकर या अपने एजेंट के माध्यम से उस आर्टिकल की डिलीवरी ले लें। पार्सल वेइंग मोर देन विल बी डिलीवर्ड ओनली एट दी पोस्ट ऑफिस विंडो। कौन से ऐसे पार्सल होंगे जिनका वजन अगर कितने से ज़्यादा है तो उनकी सिर्फ पोस्ट ऑफिस विंडो पर ही डिलीवरी की जाएगी। ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी पार्सल है अगर उसका वजन 10 किलोग्राम से ज़्यादा है तो उसकी डिलीवरी सिर्फ डाक घर में ही की जाएगी। Which of the following action of postman is correct in respect of delivery of a registered or insured article to प्रधानशील वुमेन? घूंघट में रहने वाली महिला को पंजीकृत या बीमाकृत वस्तु की डिलीवरी के संबंध में डाकिए की कौन सी कार्यवाही सही है? करेक्ट आंसर सी आएगा। आर्टिकल टू बी डिलीवर्ड टू विटनेस ऑफ प्रधानशील वुमेन हु शैल अटेस्ट द सिग्नेचर और थंब मार्क ऑफ प्रधानशील वुमेन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी ऐसी महिला है जो घूंघट में रहती है, अब डाकिया उसको पहचान नहीं सकता। अब आप किसी को अगर पहचान नहीं सकते तो उसे रजिस्टर आर्टिकल की डिलीवरी कैसे करेंगे? तो जब भी किसी घूंघट में रहने वाली महिला के लिए कोई भी पंजीकृत या बीमाकृत डाक वस्तु आएगी तो आपने उसकी डिलीवरी कैसे करनी है? आपने क्या करना है, उस महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को रिसिप्ट के ऊपर प्राप्त करना है। प्राप्त करके एक निवासी गवाह से, एक विटनेस से, रिस्पेक्टेबल विटनेस से उस महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को अटेस्टेड करवाना है। और आर्टिकल की डिलीवरी किसे करनी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आर्टिकल की डिलीवरी आपने महिला को नहीं, उस विटनेस, उस गवाह को करनी है जो उस महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे के निशान को सत्यापित करेगा। Who may where considered necessary permit an official of mail office to enter the mail van of a section to help in loading or and unloading of mail। तो जहाँ पे भी आवश्यक हो, कौन किसी भी मेल ऑफिस के ऑफिशियल को मेल वैन में, ठीक है, अनुभाग की मेल वैन में प्रवेश करने की अनुमति दे सकता है ताकि डाक को चढ़ाया या उतारा जा सके। तो जो भी आपके मेल ऑफिस के ऑफिशियल होते हैं उन्हें अनुभाग की मेल वैन के अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती है, लेकिन डाक चढ़ाने या उतारने में मदद करने के उद्देश्य से अनुभाग की मेल वैन में प्रवेश करने के लिए मेल ऑफिस के ऑफिशियल्स को कौन परमिट कर सकता है? जहाँ पे वो ऐसा नेसेसरी समझे तो पोस्ट मास्टर जनरल कर सकता है, यानी कि हेड ऑफ रीजन कर सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द ट्रांजिट बैग्स एड्रेस्ड टू सेक्शन और मेल ऑफिस शुड बी पर्सनली ओपनड बाई। अनुभाग या मेल कार्यालय को संबोधित ट्रांजिट बैग को कौन व्यक्तिगत रूप से खोलेगा? बी ऑप्शन करेक्ट आएगी, मेल गार्ड। तो कोई भी ट्रांजिट बैग है अगर किसी भी सेक्शन या मेल ऑफिस के लिए संबोधित हो तो उसे स्वयं मेल गार्ड या मेल एजेंट के द्वारा खोला जाता है। The forward bags received by a sorting or a transit mail office will remain in custody of till the time they are dispatched। छंटाई या पारवहन डाक कार्यालय द्वारा प्राप्त फॉरवर्ड बैग ऐसे थैले जिन्हें बिना खोले आगे भेजा जाना है, जब तक उनको भेजे जाने का समय नहीं हो जाता वो किसकी अभिरक्षा में रहते हैं? हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की अभिरक्षा में रहते हैं। फॉरवर्ड बैग्स रिसीव्ड बाय अ सॉर्टिंग और ट्रांजिट मेल ऑफिस whether taken out of transit bags or received loose will remain in the custody of the head sorting assistant until it is time to dispatch them, and so long as the bags are not disposed of they must be kept locked up in mailbox, the key of which must always be retained by head sorting assistant on his possession on his person। तो फॉरवर्ड बैग आगे भेजे जाने वाले थैले चाहे वो सॉर्टिंग या ट्रांजिट मेल ऑफिस द्वारा प्राप्त किए गए हों, सॉर्टिंग मेल ऑफिस या ट्रांजिट मेल ऑफिस द्वारा जो भी फॉरवर्ड बैग प्राप्त किए जाते हैं, चाहे उन्हें ट्रांजिट बैग से निकाला गया हो या उन्हें खुले में प्राप्त किया गया हो, जब तक उन्हें प्रेषित करने का समय नहीं हो जाता उस समय तक वो हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रहते हैं, या जब तक उनका निपटान नहीं हो जाता उन्हें मेल बॉक्स के अंदर रखा जाता है। निपटान से अर्थ क्या हो जाएगा? जब तक उनको आगे नहीं भेजा जाता उस समय तक उन्हें हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की कस्टडी में रखा जाएगा। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट क्या करेगा? उन्हें मेल बॉक्स के अंदर रखेगा और उस मेल बॉक्स की चाबी हमेशा प्रधान छंटाई सहायक के पास
रहती है। बी ऑर्डर रिसीव्ड फ्रॉम सुपरिटेंडेंट इज टू बी कॉपीड नीटली इनटू दी। अधीक्षक से प्राप्त बी आदेशों को साफ साफ कहाँ कॉपी करवाया जाना चाहिए, तो उन्हें गाइडेंस बुक में कॉपी करवाया जाना चाहिए। अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म ऑफ मेल पियंस बुक इज, मेल पियन बुक जो मेल चपरासी की पुस्तक होती है MS 28 के ऊपर बनाई जाती है। पोस्टमैन बुक MS 27, मेल पियंस बुक MS 28 के ऊपर बनती है। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। एन इंश्योरेंस सील मस्ट ऑलवेज बी केप्ट इन पोजेशन ऑफ इन सॉर्टिंग मेल ऑफिस। सॉर्टिंग मेल ऑफिस में जो इंश्योरेंस सील होती है, अब इंश्योरेंस सील किसको दी जाती है? सॉर्टिंग मेल ऑफिस के छंटाई डाक कार्यालय के प्रत्येक सेट को एक इंश्योरेंस सील दी जाती है। तो आपके जो सॉर्टिंग मेल ऑफिस होते हैं या सेक्शन होते हैं, उन मेल ऑफिस या जो सेक्शन होते हैं उनके प्रत्येक सेट को, जैसे डेट स्टैंप है, नेम स्टैंप है, डेट सील है या डिटेन लेट फी नोट पेड स्टैंप है, तो वो सारी मोहरें और सीलों की आपूर्ति की जाती है। सिर्फ सॉर्टिंग मेल ऑफिस के प्रत्येक सेट को इंश्योरेंस सील दी जाती है। तो जब ये इंश्योरेंस सील दी जाती है, इसके साथ एक बॉक्स भी प्रोवाइड किया जाता है जिसके साथ ताला और चाबी भी दिए जाते हैं। और इंश्योरेंस सील हमेशा प्रधान छंटाई सहायक के कब्जे में रहेगी जो इसकी सुरक्षित अभिरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Each set of a section is supplied with a portfolio which should always remain in personal custody of। अनुभाग के प्रत्येक सेट को एक पोर्टफोलियो प्रदान किया जाता है जो हमेशा किसकी व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा। तो पोर्टफोलियो मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहता है या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट की। तो पोर्टफोलियो विल ऑलवेज रिमेन इन पर्सनल कस्टडी ऑफ हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और मेल गार्ड हु विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सेफ्टी एंड टू एनेबल हिम टू do so, the means for locking up or securing the portfolio will be provided both at headquarters and outstation। तो जो पोर्टफोलियो होता है हमेशा प्रधान छंटाई सहायक या मेल गार्ड की व्यक्तिगत अभिरक्षा में रहेगा जो इसकी सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं। और मेल गार्ड या हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इसको सुरक्षित रख सकें, इसलिए हेडक्वार्टर और स्टेशन दोनों जगह पे इसको लॉक करने और सुरक्षित करने के साधन उपलब्ध करवाए जाते हैं। Who prepares a daily report of the set? सेट की दैनिक रिपोर्ट कौन तैयार करता है? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा, हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट तैयार करता है। हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट इज रिक्वायर्ड टू सबमिट टू सुपरिटेंडेंट एज द केस through the record officer a daily report in which the irregularities observed by him or reported to him by other sorting assistants of the set must be brought to notice। तो ये जो आपकी डेली रिपोर्ट होती है हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को तैयार करनी होती है और रिकॉर्ड ऑफिसर के माध्यम से सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत करनी होती है। इस डेली रिपोर्ट में क्या रहता है? जो भी इरेगुलरिटीज या नियमितताएं हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट देखता है या सेट के अन्य सॉर्टिंग असिस्टेंट जो भी इरेगुलरिटीज हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट को बताते हैं उन सभी को डेली रिपोर्ट में दर्ज करके सुपरिटेंडेंट को प्रस्तुत किया जाता है। मेल एब्स्ट्रैक्ट इज डिवाइडेड इन हाउ मेनी पार्ट्स? मेल एब्स्ट्रैक्ट को दो भागों में बांटा गया है, एक मेल और दूसरा बैग। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और लास्ट क्वेश्चन आज की वीडियो का, एट इंपॉर्टेंट स्टेशंस हु मे ऑथराइज द मेल एजेंट और मेल गार्ड ऑफ अ सेक्शन टू डिलीवर हिज मेल्स फॉर आउटवार्ड on-bar transmission before receiving those of his office in order to make room in the mail van। महत्वपूर्ण स्टेशनों में मेल वैन में जगह बनाने के लिए किसी अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड को अपने कार्यालय के लिए मेल प्राप्त करने से पहले आगे के प्रसारण के लिए अपने मेल वितरित करने के लिए कौन अधिकृत कर सकता है? तो एक्सचेंज ऑफ मेल में हम क्या पढ़ते हैं? तो उसमें हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये पढ़ते हैं कि किसी भी अनुभाग का मेल एजेंट या मेल गार्ड डाक के आदान प्रदान के समय क्या करता है? वो पहले अपने कार्यालय के लिए आई डाक का वितरण लेता है, उसके बाद आगे प्रेषित की जाने वाली डाक को सौंपता है। लेकिन ऐसे महत्वपूर्ण स्टेशन जहाँ पे बड़ी संख्या में थैलों का आदान प्रदान किया जाना हो तो क्या होता है? कौन अनुभाग के मेल एजेंट या मेल गार्ड को अधिकृत कर सकता है कि वो पहले आगे प्रेषित की जाने वाली डाक को सौंप दे ताकि उसकी मेल वैन में अपने कार्यालय के लिए आई डाक को रखने की जगह बन सके। तो कौन इनको ऑथराइज कर सकता है? करेक्ट आंसर बी आएगा, सर्किल हेड यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल उनको इस चीज़ के लिए अधिकृत कर सकता है। तो ये था हमारे पास गुजरात सर्किल का MTS पोस्टमैन का 2024 का क्वेश्चन पेपर। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो
या आपको गलती नज़र आए कमेंट सेक्शन में उस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। और अगर आपको इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की बुक्स चाहिए तो आप साइट से ऑर्डर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिल जाएगा। एमटीएस की हो या पोस्टमैन की हो या पीए की, सभी बुक्स आपको मिल जाएंगी। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक जिसका नाम क्वेश्चन बुक है, इसमें हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यकीन मानिए अगर इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अच्छे से कवर करके जाते हैं, ये जितने भी क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में कर रहे हैं और अगले साल के यानी कि 2025 में आपके एग्जाम होंगे, वहाँ पे भी जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको लगभग सभी क्वेश्चन इस बुक से देखने को मिल जाएंगे। तो आप प्रैक्टिस करेंगे, इसको अच्छे से पढ़ेंगे, एक तो आपका एग्जाम में टाइम बचेगा बाकी चीज़ों के लिए, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम बड़ा आसान लगेगा, डीओपी के क्वेश्चन बड़े वहाँ पे आसान लगेंगे। तो ज़रूर आप इस बुक को एक बार पढ़ के एग्जाम देने जाना। तो ये सारी बुक्स आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में साइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। और क्लासेस में अगर हमारे साथ जुड़ना है आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। और पर्यावरण को बचाने की जर्नी में भी ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।